नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हमने पाठ 11 सितारों से आगे अभ्यास सागर से द्विगु समास की परिभाषा तक अध्ययन किया था। अभी आप पृष्ठ संख्या 83 यानी 83 खोलिए और प्रश्न संख्या 9 देखिए। प्रश्न संख्या 9 हम द्विगु समास पढ़ेंगे। हमने देखा था पिछले यानी कालांश में कि द्विगु समास में जो समस्त पद होता है उसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। तो नीचे दिए गए समस्त पदों का विग्रह कीजिए। अब एक तरफ जो है इधर समस्त पद दिया गया है और दूसरी तरफ विग्रह खाली है, वहां में विग्रह करके लिखना है नहीं समस्त पद का। तो का में है चौमासा। चौमासा का क्या हो जाएगा? 4 मासों का समूह। ख तिरंगा का विग्रह करिए। तिरंगा का विग्रह क्या होगा? 3 रंगों का समूह। गा में नवग्रह है समस्त पद, इसका विग्रह क्या होगा? 9 ग्रह का समूह। घा है दोपहर, दोपहर में 2 पहर का समूह। और अंग है त्रिलोक यानी 3 लोकों का समूह। प्रश्न संख्या 10 है कि नीचे दिए गए विग्रहों का समस्त पद लिखिए। अब यहां विग्रह करके दिया गया है, अब इस सब का हमें समस्त पद बनाना है। एक चीज ध्यान रखना, चाहे आप लिखें समूह या समाहार, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो जैसे यहां लिखा है 5 वटों का समाहार, अब पंचवटी, तो पंचवटी का आपने विग्रह करके लिख दिया कि 5 वटों का समूह भी ना, तब भी सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो का है इसमें लिखिए 5 वटों का समाहार, तो बन गया इसका समस्त पद पंचवटी। खा है 5 तंत्रों का समाहार, तो हो गया समस्त पद ये पंचतंत्र। अब अगला है ग 9 रत्नों का समाहार, नवरत्न। घा में 700 दोहों का समाहार, सतसई। क्या हो जाएगा? 700 दोहों का समाहार सतसई, दोनों सानी दंती होगा। अंग में 3 बेड़ियों की समाहार, त्रिवेणी। तो इस तरह से हमने समास का अध्ययन किया। अब आइए दोहराएं, यानी जो पिछले पाठों में हमने पढ़ा है, तो उसमें जैसे पाठ 10 में स्वर संधि का अध्ययन किया था, तो वहां से वही उसी से संबंधित थी। यहाँ 11 और 12 में दिया गया है कि संधि विच्छेद कीजिए। किसी को दिया पहले में संधि कीजिए, दूसरे में संधि विच्छेद कीजिए। तो 11 में है लिखा कि नीचे दिए गए शब्दों की संधि कीजिए। स्व धन अधीन हो जाएगा स्वाधीन। आधा सा लिखेंगे, दंती वा में आक मात्रा, धा में बड़ी इक मात्रा, ना स्वाधीन। ठीक है। अब लिखिए खा में लिखा है छात्र धन आवास, तो हो जाएगा छात्रावास। गा में सूर्य धन उदय, हो जाएगा सूर्योदय। घा है अति प्लस अंत, अत्यंत। अंग में वार्षिक प्लस उत्सव बराबर क्या हो जाएगा? वार्षिक उत्सव। यानी आ उ मिलके ओ बन गया। का में आ यानी ओ की मात्रा लगा देंगे, और ता आधत्ता और सा हुआ, यानी उ हटा के ओ की मात्रा लगा दो इसमें का में, और पूरा पीछे वाला पद जो है वैसे ही लिख देना है, तो हो जाएगा वो वार्षिक उत्सव। प्रश्न संख्या 12 देखिए, लिखा है इसमें नीचे लिखे शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। का है वेदांत, वेद धन अंत। खा है प्रतीक्षा, प्रति प्लस इक्षा। गा में धर्मात्मा, धर्म धन कहें या प्लस कहें कि धर्म प्लस आत्मा। घा है परोपकार, पर प्लस उपकार। अंग है स्वागत, सु प्लस आगत। तो इस तरह से 11-12 में हमने संधि का स्वर संधि का
दोहराया। अब प्रश्न संख्या 13 में है कि निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। इसमें लिखा है कि मैंने आदर पूर्वक पूछा, देवी क्या आज्ञा है। तो यहां लिखना है आपको, यानी विराम चिन्ह कौन सा लगाना है। मैंने आदर पूर्वक पूछा के बाद अल्प विराम, देवी क्या आज्ञा है, देवी के ऊपर दोहरा उदाहरण चिन्ह और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद दोहरा उदाहरण चिन्ह से बंद करेंगे। खा में देखिए, सभी नारे लगाने लगे महात्मा गांधी की जय। तो सभी नारे लगाने लगे के बाद निर्देशक चिन्ह लगाइए। योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा लगा देंगे तो बन जाता है वो निर्देशक चिन्ह। तो लगे के बाद क्या आएगा, निर्देशक चिन्ह, महात्मा के ऊपर एकल उदाहरण चिन्ह, अंतिम में पूर्ण विराम, फिर एकल उदाहरण चिन्ह लगा के बंद करेंगे। अब उसके बाद ग है, जाओ इन्हें इनका घर दिखा दो। जाओ के बाद अल्प विराम, इन्हें इनका घर दिखा दो, पूर्ण विराम। फिर घ है, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो यहां नेताजी ने कहा, अल्प विराम लगेगा नीचे, यानी कहा के बाद अल्प विराम। उसके बाद तुम के ऊपर दोहरा उदाहरण चिन्ह, अंतिम में पूर्ण विराम और दोहरा उदाहरण चिन्ह। उसके बाद अंग, वह योग्य सुशील मिलनसार है परंतु थोड़ा सनकी है। इसमें ध्यान दीजिए कि वह योग्य के बाद अल्प विराम, सुशील, इसके सुशील के बाद में अल्प विराम, मिलनसार है, यानी मिलनसार है के बाद अर्ध विराम आएगा, यानी अल्प विराम के चिन्ह के ऊपर जो बिंदी लगा देते हैं उसको अर्ध विराम बोला जाता है। जब कोई समुच्चय बोधक अव्यय शब्द आ जाता है तो उसके पहले जो है अर्ध विराम लगता है। तो परंतु के पहले अर्ध विराम प्रयोग करेंगे, थोड़ा सनकी है के बाद, यानी अंतिम में पूर्ण विराम। तो इस तरह से हमने विराम चिन्ह का अध्ययन किया। अब प्रश्न संख्या 14 देखिए, नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब जिसमें लिखा है जैसे का में सूर्य, सूर्य का लिखिए, रवि, सूरज, चंद्र, और बहुत सारे हैं आप लिख सकते हो, सूर्य की बहुत सारी पर्यायवाची है। अब चंद्र, चांद, चंद्रमा, पृथ्वी, धरा, भूमि, संसार का, जग, जगत, आग, अंग में आग है, आग का हो जाएगा अग्नि, ज्वाला। उसके बाद प्रश्न संख्या 15 है। 15 में लिखा है कि नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ बताइए। अब जैसे पहला मुहावरा है का, एड़ी चोटी का जोर लगाना। इसका वाक्य में प्रयोग करिए। पहले लिखिए आप, कक्षा में अव्वल आने के लिए मैंने एड़ी चोटी का जोर लगाया। अब अर्थ इसका क्या हो जाएगा, वाक्य से कौन सा अर्थ निकल रहा है कि बहुत मेहनत करना या कठोर परिश्रम करना, जो भी लिखें आप, बहुत मेहनत करना, अर्थ लिखिए बहुत मेहनत करना। उसके बाद खा में है सिर आंखों पर बिठाना, यानी बहुत आदर करना। इसका वाक्य देखिए पहले, सिर आंखों पर बिठाना, पिताजी की आज्ञा को मैं सिर आंखों पर रखती हूं या रखता हूं, जो भी लिखें आप। अर्थ इसका क्या हो जाएगा, बहुत आदर करना या बहुत इज्जत करना, जो भी आप लिखें, एक ही लिखना, बहुत आदर करना, ये लिखो। होता दोनों है कि बहुत आदर करना है, बहुत इज्जत करना। तो आदर के स्थान चाहे इज्जत लिखिए या आदर लिखिए, मतलब कोई एक ही लिखिए, बहुत आदर करना। अब अगला है गा, होश उड़ना। वाक्य है इसका, शेर को देखकर मेरे होश उड़ गए। अर्थ क्या हो जाएगा, डर जाना। तो इस तरह से हमने देखा। और अब गा के बाद घा देखिए, कानों कान खबर ना होना। इसका वाक्य बनाइए, चोरों ने सारा माल चुरा लिया और घर वालों को कानों कान खबर ना हुई। अर्थ क्या आ जाएगा, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, बिल्कुल खबर ना होना। क्या लिखोगे,
बिल्कुल खबर ना होना, ये अर्थ हो गया। अब अंग देखिए, रंगे हाथ पकड़ना, इसका वाक्य लिखिए। पुलिस ने चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। वाक्य है कि पुलिस ने चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। अर्थ है इसका कि सबूत के साथ पकड़ना। अब प्रश्न संख्या 16 में देखिए, लिखा है इसमें कि कोष्ठक में दिए क्रिया शब्दों के सही रूप से रिक्त स्थान भरिए। अब यहां वाक्य के सामने कोष्ठक में जो है क्रिया शब्द दिए गए हैं। अब इसी का जो है सही रूप से जो ये खाली स्थान है, इस रिक्त स्थान, इसको भरना है। क्रिया के इन शब्दों से जिसे खरीदना है, जिसका सही रूप यहाँ क्या आएगा, वही यहाँ पर लिखना है। तो अगर हम वाक्य पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर खरीदने का स्थान पर क्या आएगा, सही रूप उसका क्या होगा। जैसे देखते हैं, पहला है का। नई कक्षा में मैंने नई पुस्तकें खरीदना लिखा है, तो क्या हो जाएगा, पुस्तकें खरीदी। खरीदना क्या बन जाएगा, खरीदी। खा में इस मैच में भारत अवश्य जीतना, का हो जाएगा, जीतेगा। इस मैच में भारत अवश्य जीतेगा। गा में इसी तरह देखिए आप, वह अपने देश जाना है, तो जाना क्रिया जो है सही रूप क्या होगा उसका, वह अपने देश जाएगा। ठीक है, जाना का जाएगा। घा में तुमने इस विषय में क्या, अब क्वेश्चन क्या दिया है, सोचना। तुमने इस विषय में क्या सोचा, सोचना का क्या सही रूप होगा, क्रिया का यानी सही रूप सोचा। अंग का लिखिए, शायद मेरे पास दर्द की कुछ गोलियां। क्रिया बेष्टक में क्या, कोष्ठक में क्या दिया गया है, होना। होना का सही रूप क्या होगा इसमें वाक्य के अनुसार, शायद मेरे पास दर्द की कुछ गोलियां होगी, है ना। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 16 में क्रिया शब्दों के सही रूप का अध्ययन किया। अब है प्रश्न संख्या 17, आओ लिखें। इसमें लिखा है, आपका नाम आशा महेश है, आप मसूरी के छात्रावास में रहते हैं। आप अपने पिताजी को नई पुस्तकों को खरीदने के लिए 1000 रुपये मंगवाने के लिए पत्र लिखिए। तो ये क्या है, अनौपचारिक पत्र है और मैंने आपको ये पत्र समझा चुका हूं। मैं आप लोग इसके यानी प्रारूप के अनुसार अपने अभ्यास सागर में इस पत्र को लिखेंगे। आशा रखता हूं, अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आए इसमें भी तो दोबारा आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। तो इस पत्र को भी आपके लिए ये गृह कार्य है। इस पत्र को आप जो है, मैंने पत्र का एक वीडियो बना के भेजा है, तो उससे एक बार पुनः देखिए और उसको समझकर जो है लिखिए। आशा रखता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आया होगा और समझ में आया होगा, और अपने साथ साथ में यानी वीडियो देखते समय साथ साथ में अपने अभ्यास सागर बुक खोलकर साथ साथ में लिखते होंगे आप लोग। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब फिर हम अगले कालांश में मिलेंगे नए पाठ के साथ। धन्यवाद।